हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे रोहतक डिस्ट्रिक्ट की। तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट को शुरू करने से पहले अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं हैंड रिटन नोट्स के, तो मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जल्दी से वहाँ जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी अपनी पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर लीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। रोहतक डिस्ट्रिक्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी। रोहतक डिस्ट्रिक्ट बना था। अगर इसकी लोकेशन के बारे में बात करें तो लोकेशन इसकी हरियाणा के बिल्कुल सेंटर मिड पॉइंट में रोहतक आपको देखने को अंदर मिलेगा। अगर इसका एरिया की बात करते हैं तो एरिया कितना है इसका? 1745 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1745 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। तो नेक्स्ट आप बात करेंगे कि इसके पॉपुलेशन कितनी है। तो इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 10 लाख से ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन है। विधानसभा क्षेत्र रोहतक के अंदर 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। एक तो खुद रोहतक हो गया, गढ़ी सांपला हो गया, महम हो गया और कलानौर हो गया। कलानौर जो है ना वो रोहतक की रिजर्व सीट है। हरियाणा के अंदर टोटल 90 विधानसभा सीट हैं और 90 में से अगर रिजर्व सीट की बात करते हैं हम तो कितनी सीट रिजर्व है? 17 सीट रिजर्व है। 17 में से एक कलानौर सीट है कहाँ की? रोहतक की। और वहाँ से एमएलए कौन है? शकुंतला खटक जी वहाँ से एमएलए हैं। अगर आपसे महम से पूछ लिया जाए कौन है तो बलराज कुंडू हैं जो कि निर्दलीय विधायक हैं। गढ़ी सांपला में से यहाँ पे एक फैक्ट ध्यान रख लेना, जब 14 विधानसभा का चुनाव हुआ था तो यहाँ पे श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सबसे अधिक वोटों के अंतर से यहाँ से जीते थे। कहाँ से? गढ़ी सांपला से। और एक रोहतक है। 4 विधानसभा क्षेत्र हैं और 4 ही यहाँ पे कितनी है? तहसील है। अगर उप तहसील की बात की जाए तो कितनी है? एक उप तहसील है रोहतक के अंदर, वो भी कौन सी? लाखन माजरा नाम उसका। कौन सी है? लाखन माजरा। अगर रोहतक का जो पुराना नाम की अगर बात करते हैं तो पुराना नाम कौन सा है? रोहतक का पुराना नाम है रोहतास नगर के नाम से इसको पहले जाना जाता था। किस नाम से? रोहतास नगर के नाम से। अगर इसके नामकरण की बात करते हैं हम तो नामकरण ये तारावती रानी के पुत्र रोहतास के नाम पर इनका नाम पड़ा था। क्या? रोहतक हो गया था। नेक्स्ट हम फिर इसके उपनाम की बात करते हैं तो उपनाम के अंदर क्या है कि रोहतक को शुगर सिटी ऑफ हरियाणा बोला जाता है। ध्यान रख लेना कि पलवल को बोला जाता है, वो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन के ऊपर कि शुगर सिटी पलवल दे रखी है या रोहतक दे रखी है, तो आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हरियाणा की राजनीतिक राजधानी है ना, वो रोहतक को ही बोला जाता है कि रोहतक क्या है? हरियाणा की राजनीतिक राजधानी है। हरियाणा की फिल्म सिटी पूछ लिया जाए तो वो भी रोहतक है। एजुकेशन हब पूछ लिया जाए तो भी आपको ध्यान रखना है कि रोहतक है। अगर एजुकेशन सिटी पूछ लिया जाए तो आपको टिक करना है सोनीपत पे, लेकिन एजुकेशन हब पूछ लिया जाए तो आपको टिक करना है रोहतक के ऊपर। नेक्स्ट हम उद्योग के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे उद्योग कौन से हैं उद्योग? तो सबसे पहले और सबसे बड़ा रेवड़ी और गज्जक का उद्योग सबसे ज़्यादा है रोहतक के अंदर। जो एशियन पेंट है जो कि आप घरों पे लगवाते हैं, वही जो एशियन पेंट है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे है? रोहतक के अंदर है। छोटे छोटे जो नट बोल्ट होते हैं जो हम घर पे यूज करते हैं, वो भी उद्योग कहाँ पे है? रोहतक के अंदर है। जो अमूल डेयरी का दूध होता है, अमूल डेयरी के जो प्रोडक्ट भी आते हैं साथ साथ में उसके, तो वो भी कहाँ पे उद्योग है? रोहतक के अंदर है। और जो विटा मिल्क प्लांट है ना, वो भी ध्यान रख लेना कहाँ पे है? रोहतक के अंदर है। चलिए फिर नेक्स्ट एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। एजुकेशन में सबसे पहले बात करेंगे हम एमडीयू के बारे में। एमडीयू आप सभी को पता होगा कि यूनिवर्सिटी है, ये रोहतक के अंदर है। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1976 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी रोहतक विश्वविद्यालय के नाम से। 1977 एक साल बाद में ही इसका नाम एमडीयू हुआ था। जब 1976 में स्थापना हुई थी ना, तब उस समय इसका एमडीयू नाम नहीं हुआ करता था। एमडीयू से महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी नाम नहीं होता था। तो उस समय रोहतक विश्वविद्यालय के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन जस्ट एक साल बाद में इसका नाम एमडीयू हो गया था। लेकिन भारत में अब सबसे स्वच्छ यूनिवर्सिटी का अवार्ड भी इसको मिल चुका है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सिटी का नाम देके क्रम वाइज कैसी कौन सी यूनिवर्सिटी है कि जिनको सबसे स्वच्छ यूनिवर्सिटी का अवार्ड मिल चुका है? तो आपको क्या बताना है कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? वो है एमडीयू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत की प्रथम ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका खुद का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक स्टेडियम है इसका, और उसका नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम पे है। ये एमडीयू यूनिवर्सिटी के अंदर ही है। आपसे पूछा जा सकता है
कि एमडीयू के सैटेलाइट कैंपस कितने हैं, तो एमडीयू के 2 सैटेलाइट कैंपस हैं करंटली। एक है वो रेवाड़ी के अंदर है और एक है वो गुरुग्राम के अंदर है। एक रेवाड़ी के अंदर है और एक गुरुग्राम के अंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, क्या पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट ये कहाँ पे है? रोहतक के अंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पंडित भगवत दयाल शर्मा पीजीआईएमएस, जो हमारे हरियाणा के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर हुए थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, उन्हीं के नाम पे ये जो पीजीआईएमएस रोहतक के अंदर एक कॉलेज की स्थापना की गई थी। 2008 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था, किसको? पीजीआईएमएस को। और पंडित भगवत दयाल शर्मा झज्जर बेरी से इनका संबंध था। नेक्स्ट अगर जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करते हैं तो गुस्कानी गांव रोहतक के अंदर जवाहरलाल नवोदय विद्यालय है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं फिर मंदिर की यहाँ पे, कि सबसे पहले हम बात करेंगे शिव मंदिर कहाँ पे है। शिव मंदिर है किलोई गांव के अंदर। आपसे या तो डायरेक्ट ऐसा पूछा जाएगा कि शिव मंदिर कहाँ पे है, ये तो नहीं पूछा जाएगा कि शिव मंदिर, क्योंकि शिव मंदिर है वो हर गांव में है। शिव जी भगवान आपके गांव में भी है, मेरे गांव में भी है, तो हर 5-5 किलोमीटर के एरिया में आपको शिव जी भगवान बैठे हुए मिल जाएंगे। लेकिन रोहतक के अंदर जो शिव मंदिर है ना, जो कि किलोई गांव के अंदर है, इसकी ऐसी क्या खास बात है कि आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि किलोई गांव में जो शिव मंदिर है वो क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि जो किलोई का जो शिव मंदिर है ना, वो इसी जिले में है, रोहतक में। आपसे इसी कारण पूछा जाएगा कि जो किलोई का शिव मंदिर किस जिले में है, तो आपको ध्यान रखना कि किलोई गांव कहाँ पड़ता है, वो रोहतक के अंदर पड़ता है। किस चीज़ के मंदिर है? शिव का मंदिर है। दुर्गा मंदिर, दुर्गा मंदिर भी कॉमन सा मंदिर होता है, क्योंकि दुर्गा माता हर जगह है। तो ये फेमस क्यों है रोहतक के अंदर? क्योंकि जो इसका उद्घाटन ना, वो लाल बहादुर शास्त्री व इनकी पत्नी आके इनका उद्घाटन करके गए थे। तो आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि जो रोहतक के अंदर दुर्गा मंदिर है, माता मंदिर है, उसका उद्घाटन किन्होंने किया था, या फिर ऐसा कौन सा मंदिर है हरियाणा के अंदर जिसका उद्घाटन लाल बहादुर शास्त्री और उनकी पत्नी के द्वारा किया गया था? तो आप बताएंगे कि वो ऐसा मंदिर दुर्गा मंदिर है, और वो है कहाँ पे है? तो रोहतक के अंदर है। ओके फाइन, नेक्स्ट चलते हैं फिर मेलों के ऊपर। तो मेलों में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले बाबा जमुना दास जी का मेला लगता है। कहाँ पे लगता है? बालोट गांव के अंदर लगता है। कौन सा मेला? बाबा जमुना दास का मेला। बाबा मस्तनाथ जी का मेला कहाँ लगता है? अस्थल भोर गांव में लगता है, अभी फिलहाल चल रहा है, आप सभी को पता होगा। शिवरात्रि का मेला ये किलोई गांव में लगता है। कहाँ लगता है? उसी मंदिर में लगता है, शिव जी भगवान के मंदिर में। जब मैंने तो 2 मिनट पहले बात की थी, शिवरात्रि का मेला जो किलोई गांव में लगता है। अब गुरुद्वारों की बात करते हैं, तो गुरुद्वारों के अंदर जो बंगला साहिब गुरुद्वारा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना कि बंगला साहिब गुरुद्वारा है वो कहाँ पे है? रोहतक के अंदर है। मंजी साहिब गुरुद्वारा है वो कहाँ पे है? लाखन माजरा गांव के अंदर है, जो कि यहाँ की उप तहसील भी है। रोहतक के अंदर एक ही उप तहसील है, लाखन माजरा गाँव, लाखन माजरा के नाम से। और मंजी साहिब गुरुद्वारा वो भी लाखन माजरा गांव में है। और जो ये मंजी साहिब है ना, ये गुरुद्वारा जो सिखों के 9वें गुरु होते थे उनको समर्पित है। और इसी जमीन पर जो सिखों के 9वें गुरु थे ना, वो 13 दिन रुके थे। कहाँ पे? मंजी साहिब गुरुद्वारा के अंदर, जो कि लाखन माजरा गांव के अंदर है। नेक्स्ट बात करेंगे मस्जिद के बारे में, कि यहाँ पे एक लाल मस्जिद है, जो कि निर्माण उसका 1939 में हुआ था। और करवाया किसने था? एक व्यापारी था जिसका नाम था हाजी आशिक अली, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसका? लाल मस्जिद का। कौन सी शताब्दी में? 20वीं शताब्दी में। डायरेक्ट अगर आपसे ईयर पूछ लिया जाए तो आप बता देना कि 1939 में इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? व्यापारी हाजी आशिक अली द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि दीनी मस्जिद के बारे में। वर्तमान में यहाँ पर भगवान महावीर की प्रतिमा स्थित है, जो दीनी मस्जिद है ना रोहतक के अंदर, वहाँ पे। नेक्स्ट है कांच की मस्जिद, उसी को हम शिष्यवाड़ी मस्जिद भी बोलते हैं। कहाँ पे है? रोहतक के अंदर है। तो ध्यान रख लेना, लाल मस्जिद, दीनी मस्जिद, कांच की मस्जिद, या फिर शीशे वाली मस्जिद भी बोलते हैं इसको। ये सारी की सारी मस्जिद कहाँ पे हैं? रोहतक के अंदर है। नेक्स्ट बात करेंगे हम पर्यटन स्थल की। तो सबसे पहले है कि नौरंग पर्यटन स्थल, ये है कहाँ पे है? महम के अंदर। महम का पुराना नाम क्या है? महेस्त, क्योंकि इसको पहले महेस्त के नाम से जाना जाता था। काफ़ी बार HSSC में पूछा भी गया है कि महम का पुराना नाम बताइए क्या है, तो आपको टिक करना है कि महेस्त इसका पुराना नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मैना पर्यटन स्थल कहाँ पे है? मैना पर्यटन स्थल भी रोहतक के अंदर है।
काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है कि मैना और नौरंग पर्यटन स्थल कहाँ पे हैं, तो आप बता देना कि रोहतक के अंदर ही पड़ते हैं ये दोनों के दोनों पर्यटन स्थल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक बार स्थल बोहर मठ के बारे में। जो स्थल बोहर मठ है ना, इसकी स्थापना तो गुरु गोरखनाथ द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोरखनाथ द्वारा की गई थी। लेकिन ये जो मठ है ना, ये किससे संबंधित है? नाथ संप्रदाय से संबंधित है। नाथ संप्रदाय कौन होते हैं? जो बाबा वगैरह होते हैं ना, आपने देखे होंगे जिनके कान फड़वाए होते हैं, जिसे हम कान फटे बाबा भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। तो उन संप्रदाय से संबंधित है कौन सा? स्थल बोहर मठ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि स्थल बोहर मठ है, इसका वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक आप बता देंगे कि वास्तविक संस्थापक कौन था? चौरंगी नाथ जी थे इसके वास्तविक संस्थापक। किसके? स्थल बोहर मठ के। और जो चौरंगी नाथ थे ना, इनको हिंदी भाषा में प्रथम साहित्यकार का दर्जा भी इनको मिल चुका है। किनको? चौरंगी नाथ को। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो नाथ संप्रदाय से संबंधित जो स्थल बोहर मठ है ना, इसका जीर्णोद्धार किसने किया था? जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण टाइप से होता है कि इसका जीर्णोद्धार किसने किया? बाबा मस्तनाथ जी ने किया था। और अगर करंट में इसके संरक्षण पूछ लें तो कौन है? बाबा बालकनाथ हैं। और एमपी से एमपी एमपी अलवर सॉरी अलवर से एमपी हैं ये, ध्यान रखना कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कहाँ से? अलवर। अलवर कहाँ पड़ता है? राजस्थान के अंदर। तो करंट में ये संरक्षण है किसके? स्थल बोहर मठ के। कौन? बाबा बालकनाथ। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं। शाह मोहम्मद रमजान का गुम्बद। शाह मोहम्मद रमजान का गुम्बद कहाँ पे है? महम के अंदर है। और ये जो गुम्बद है ना, इनको हरियाणा में हादी हरियाणा के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? शाह मोहम्मद रमजान को हरियाणा के अंदर हादी ए हरियाणा जाना जाता है। काफ़ी बार पूछा गया है कि हरियाणा में हादी ए हरियाणा से किसे जाना जाता है, तो आप बता देना कि शाह मोहम्मद रमजान को ही हरियाणा के अंदर हादी ए हरियाणा जाना जाता है। और ये इसका जो गुम्बद है वो कहाँ पे है? महम के अंदर। और महम के अंदर ही 24 चबूतरा है एक। और एक महम की बावड़ी भी है। और महम की बावड़ी का निर्माण सुद्दो कलाल ने करवाया था। और इसी महम की बावड़ी को स्वर्ग का झरना कहा जाता है। और यहाँ पे यहीं पे ज्ञानी चोर भी रहते थे, और उसी की ज्ञानी चोर की गुफा भी यहीं पे है। महम के अंदर अब जब आप जाओगे तो ज्ञानी चोर की जो गुफा या बावड़ी आप देखोगे तो उसके अंदर एक बार पूरी की पूरी बारात भी समा गई थी। और एक पर्यटन स्थल टाइप में अब ये बना हुआ है। कभी आपको टाइम लगे तो देखना जरूर, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ में वहाँ पे आपको बहुत जानकारी मिलेंगी। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि गौकर्ण का तालाब कहाँ पे है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गौकर्ण का तालाब कहाँ पे है? रोहतक के अंदर है। अब व्यक्तिगतों की बात करते हैं कि कौन सी फेमस पर्सनैलिटी यहाँ पे हैं। साक्षी मलिक के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इनके सबसे पहले तो इनकी डेट ऑफ बर्थ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार HSSC के अंदर पूछी गई है कि साक्षी मलिक का जन्म कब, कहाँ और कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ था। तो 3 सितंबर 1992 को मोखरा गांव, जो कि रोहतक के अंदर पड़ता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। कब? 3 सितंबर 1992 को। इनका संबंध किससे है? कुश्ती से संबंध इनका। कितने भार वर्ग में? 58 kg भार वर्ग में। 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था उसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था किन्होंने? साक्षी मलिक ने। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? इनका जन्म 3 सितंबर 1992 को मोखरा गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। कुश्ती से इनका संबंध है। और 58 kg भार वर्ग में एक कुश्ती खेलती हैं। 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था उसके अंदर कांस्य पदक जीता था किन्होंने? साक्षी मलिक जी ने। नेक्स्ट बात करते हैं कि अनुराधा बेनीवाल के बारे में। अनुराधा बेनीवाल खेड़ी गांव में पैदा हुई थी, जो कि महम के अंदर पड़ता है, और महम रोहतक के अंदर पड़ता है। और जो अनुराधा बेनीवाल है, ये शतरंज से इनका संबंध है। और इनकी एक प्रसिद्ध कविता है कौन सी? आज़ादी का ब्रांड। कौन सी है? आज़ादी का ब्रांड। ध्यान रखना, ऐसे अनुराधा और ऐसे आज़ादी। अनुराधा क्या चाहती थी? आज़ादी। और आज़ादी का ब्रांड ही इनकी एक प्रसिद्ध कविता है। आई थिंक आप नहीं भूलेंगे कि अनुराधा बेनीवाल की कौन सी प्रसिद्ध कविता है? आज़ादी का ब्रांड। नेक्स्ट बात करते हैं ममता खरब के बारे में। ममता खरब अपने आप में एक हॉकी की प्लेयर हैं, बहुत मानी जानी हस्ती हैं। रोहतक से इनका संबंध है और गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है इनको। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा के अंदर गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बता देना कि ममता खरब को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। अगर हरियाणा के अंदर गोल्डन बॉय के नाम से पूछ लिया जाए तो नीरज चोपड़ा जी हैं, क्योंकि उन्होंने अब टोक्यो ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीतने का काम किया था।
किसके अंदर, भाला फेंक के अंदर, इसलिए उनको गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जसविंदर नरूला जी, संगीत के क्षेत्र में है, ये गायक हैं, कौन, जसविंदर नरूला। नेक्स्ट बात करते हैं दयाचंद मायना, दयाचंद मायना ये जैसे कि अभी एसआई के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि भोपाल सिंह खदरी का संबंध, भोपाल सिंह खदरी से क्या, खदरी के अंदर खदरी से क्या तात्पर्य है, तो खदरी से लास्ट में ऐसे उनके पूछा जाता है। वैसे आपसे ये पूछ सकता है कि दयाचंद मायना में मायना से क्या संबंध है, जैसे खदरी है वो खदरी एक क्षेत्र गांव का नाम है वो, तो दयाचंद मायना, मायना भी एक गांव है और वहाँ पे पैदा हुए थे, तो इसलिए दयाचंद मायना बोला जाता है। एकमात्र ऐसे कवि हैं ये हरियाणा के अंदर जिसे राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त हुआ है, और इनको हरियाणा में जॉन मिल्टन के नाम से पुकारा जाता है। क्यों, क्योंकि एक जॉन मिल्टन का कवि होता था जर्मनी के अंदर, तो दयाचंद मायना की उस कवि से तुलना की गई है क्योंकि उसको जॉन मिल्टन कहते हैं, तो इनको हरियाणा का जॉन मिल्टन कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरियाणा का जॉन मिल्टन कौन है, तो आप बता देना कि दयाचंद मायना जी हरियाणा के जॉन मिल्टन हैं। इनका प्रसिद्ध एक किस्सा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और कभी सुन के भी देखना, उनके ऊपर आधारित है कटाक्स टाइम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित था। नेक्स्ट बात करते हैं गजेंद्र फोगाट, हरियाणा के कलाकार हैं ये, रोहतक से, एंडी छोरा के नाम से प्रसिद्ध हैं, और बहू काले की जो सॉन्ग आया था ना वो इन्हीं का था, और डिजिटल मंच तैयार किया इन्होंने रोहतक में, किन्होंने, गजेंद्र फोगाट ने। नेक्स्ट बात करते हैं रणजीत हुड्डा, जसिया गांव रोहतक से हैं ये, मातूराम हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादाजी हैं ये, और संगे गांव में इनका जन्म हुआ था, किनका, मातूराम हुड्डा जी का। नेक्स्ट बात करते हैं सर छोटू राम के बारे में, सर छोटू राम अपने आप में बहुत पर्सनैलिटी हैं, काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है इनसे क्वेश्चन कि इनका जन्म 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला के अंदर इनका जन्म हुआ था। अगर इनके ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन इनका सेंट स्टेफन कॉलेज जो दिल्ली के अंदर है 1905 में इनकी ग्रेजुएशन हुई थी। और अगर इनकी आगरा कॉलेज से संबंध पूछा जाए तो आगरा कॉलेज में इन्होंने 5 साल बाद में 1910 में ही वकालत की शिक्षा प्राप्त की थी, क्योंकि गढ़ी सांपला के अंदर इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1881 को। बचपन में इसको रिचपाल के नाम से जाना जाता था, छोटे कद के होते थे तो इसलिए इनको छोटू कहने लग गए थे सभी। ग्रेजुएशन इनके सेंट स्टेफन कॉलेज से हुई थी 1905 में दिल्ली से, और 5 साल बाद में इन्होंने वकालत की पढ़ाई भी कर ली थी, कहाँ से, आगरा कॉलेज से। और इनके एक हितकारी हुआ करते थे, एक सेठ छज्जू राम, क्योंकि इनका मतलब कि खर्चा वगैरह उठा लेते, क्योंकि बहुत गरीब परिवार गरीब तबके से संबंध रखते थे। और सेठ छज्जूराम इनका हितकारी हुआ करते थे। सेठ छज्जूराम का जन्म की पूछ लिया जाए आपसे तो भिवानी के अलकपुरा गांव में इनका जन्म हुआ था। और 1913 में रोहतक में एंग्लो संस्कृत स्कूल की स्थापना की थी, किसने, सर छोटू राम ने। कब, 1913 में एंग्लो संस्कृत स्कूल की स्थापना की थी। 1916 में उर्दू भाषा में जाट गजट अखबार निकाला था, और ये अखबार अपने आप में एक साप्ताहिक अखबार था कि 7 दिन में एक बार निकलता था। कहाँ से निकलता था, रोहतक से निकलता था। कौन सा, जाट गजट। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एचएसएससी के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है कि जाट गजट जो अखबार था वो किन्होंने निकाला था, सर छोटू राम ने निकाला था। कहाँ से निकाला था, रोहतक से निकाला था। साप्ताहिक था, मासिक था या फिर वार्षिक था, तो आप बता देना कि ये साप्ताहिक अखबार था कि हफ्ते में एक बार तो निकलता ही निकलता था। कब, 1916 के अंदर। कौन सी भाषा में, कौन सी लैंग्वेज में, तो उर्दू भाषा के अंदर ये न्यूज़पेपर था। 1923 के अंदर छोटू राम ने यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया था, फजली हुसैन के साथ में और सिकंदर हयात खान के साथ में मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया था, किसने, सर छोटू राम ने। 1924 में जमींदारा लीग के गठन किया, किसने, छोटू राम ने। 1937 में अंग्रेजों द्वारा छोटू राम को सर की उपाधि दी गई थी, 1937 में सर की उपाधि दी गई थी, किसको, छोटू राम को। नेक्स्ट बात करते हैं महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए जो असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन कब चला था, 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन चला था, और उस आंदोलन में हरियाणा में विरोध छोटू राम के द्वारा किया गया था। और असहयोग आंदोलन में इसको गांधी की आंधी के नाम से भी जाना जाता है कि हरियाणा में किस नाम से असहयोग आंदोलन चला था, कब चला था, तो कॉमन सी बात है जब इंडिया के अंदर चला था तब उसी टाइम हरियाणा के अंदर भी चला होगा, क्योंकि हरियाणा तो बना नहीं था, तो हम उससे पहले भी कभी पंजाब, उससे पहले पंजाब से पहले हम और स्टेट के पार्ट हुआ करते थे। लेकिन पूछ लिया जाए कि हमारे टाइम में भी क्या उसको क्या कहा जाता था, तो गांधी की आंधी के नाम से जाना जाता था हमको।
1938 के अंदर मार्केटिंग बोर्ड का गठन करवाया। किसने करवाया? किसानों के अनाज की बिक्री हेतु मार्केटिंग बोर्ड का गठन करवाया। किसने? सर छोटू राम ने। उपाधि की बात करते हैं तो इनको राय बहादुर की उपाधि मिली थी 1927 के अंदर। कब? 1927 के अंदर इनको राय बहादुर की उपाधि मिली थी। दीनबंधु कहा जाता था इनको, रहबरे आजम भी कहा जाता था, क्योंकि इनको भगवान के बराबर दर्जा दे देते थे लोग, क्योंकि मार्केटिंग बोर्ड का गठन करवाया और किसानों के साथ में किसानों के हितकारी भी रहे हैं और लोगों की ज़रूरतों को समझते थे, तो लोग इनको रहबरे आजम कह देते थे। उस समय रहबरे आजम एक भगवान का दर्जा होता था, तो लोग उनको भगवान के दर्जे के बराबर मानते थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि भाखड़ा बांध का जो जन्मदाता है ना, वो छोटू राम को ही कहा जाता है, क्योंकि उस समय जो हरियाणा के बिलासपुर के राजा हुआ करते थे अभय चंद और छोटू राम के बीच में हस्ताक्षर समझौता हुआ था। कब? 1944 के अंदर बिलासपुर के राजा और छोटू राम के बीच में भाखड़ा बांध के लेके, और उसी के जन्मदाता को हम छोटू राम को मतलब उनका टैग देते हैं कि छोटू राम उनका जन्मदाता है। किसका? भाखड़ा बांध का। 9 जनवरी 1945 को लाहौर में इनकी डेथ हो जाती है। निवास स्थान की बात कर लें तो नीली कोठी प्रेम निवास, जो कि रोहतक के अंदर है, उनका निवास स्थान है। किसानों के मसीहा रहे हैं कौन? छोटू राम। ये बात हमने पहले पढ़ ली। सबसे ऊंची छोटू राम की जो प्रतिमा है गढ़ी सांपला में है, 64 फीट की है। अगर ये पूछ लिया जाए कि इनका निर्माण किसने करवाया था, तो राम सुतार ने इनको बनवाया था, छोटू राम की प्रतिमा को, जो कि गढ़ी सांपला के अंदर है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम। अगर हरियाणा का सबसे पहला शिक्षा मंत्री पूछ लिया जाए आपसे कौन है, ये क्वेश्चन आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, अगर आप ट्राई करके देखेंगे तो। हरियाणा का पहला शिक्षा मंत्री महासिंह नेहरा जी थे और ये महम से एमएलए थे, और इनका जन्म जो था ना वो निंदाना गांव महम में हुआ था, लेकिन ये 1967 में बने थे। ये बात ध्यान रख लेना। काफ़ी इस पे विवाद भी इस क्वेश्चन पे, लेकिन मैंने पूछा कि हरियाणा का पहला शिक्षा मंत्री कौन था, तो कई बंसीलाल बताएंगे, कई कुछ बताएंगे। तो आप लैंग्वेज को देख के ही ऑप्शन को टिक करें कि क्या पूछा गया है और आपके सामने क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि मनोहर लाल खट्टर का जन्म 5 मई 1954 को हुआ था निंदाना गांव के अंदर। करनाल से एमएलए है एट प्रेजेंट ये। सैफाली वर्मा की बात करें तो क्रिकेट से इनका संबंध है। अब बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं रोहतक से। तो रोहतक एक लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट है। लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है कि जिसकी दूसरे किसी स्टेट से सीमा न लगे। तो हरियाणा के अंदर ऐसी 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो रोहतक है और एक है चरखी दादरी, जिसकी सीमा ना तो किसी यूटी से लगती है न किसी स्टेट से लगती है। तो उत्तर भारत की या फिर एशिया के थोक कपड़े की सबसे बड़ी मार्केट है ना, वो सोरी मार्केट है, जो कि रोहतक के अंदर है। हरियाणा का प्रथम जो आकाशवाणी केंद्र है वो रोहतक के अंदर है। कब खुला था? 8 मई 1976 को। सबसे प्रथम है कहाँ पे? रोहतक के अंदर। कब खुला था? 8 मई 1976 को। हरियाणा का प्रथम कॉलेज रोहतक में खुला था 1926 के अंदर। पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज 1926 के अंदर खुला था। देखो अब कितना इंपॉर्टेंट कॉलेज है कि सबसे पहला 1926 के अंदर। नाम क्या था उसका? पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज। हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर रोहतक के अंदर ही है, 1986 के अंदर खुला था। अगर सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो भिवानी के अंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि फजल अली आयोग। फजल अली आयोग 29 दिसंबर 1953 को फजल अली आयोग आया था, और हरियाणा में सबसे पहले ये रोहतक में आया था। कब? 1955 में। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत में चले सैनिक भर्ती में जो अभियान हुआ था ना, उस समय सबसे ज़्यादा सैनिक, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ से भर्ती हुए थे, तो वो रोहतक से ही भर्ती हुए थे। और उस समय सबसे ज़्यादा भर्ती किसने करवाए थे? गांधी जी ने भर्ती करवाए थे। और उस समय जो गांधी जी ने तो भर्ती करवाया, लेकिन इसका विरोध हरियाणा में किसने किया कि लोगों कहा कि आप भर्ती होकर गलत काम कर रहे हो, अंग्रेजों का साथ देके। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी पंडित नेकीराम शर्मा जी ने कही थी। और गांधी को ही भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को भर्ती करवाया था। सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाए तो रोहतक से ही भर्ती करवाया था। तो यहाँ पे चल के हमारा मोटा मोटा अगर फैक्ट देखा जाए जो एग्ज़ाम के हिसाब से रिलेवेंट है, वो रोहतक की ये इम्पोर्टेंट बातें थी, यहाँ पे जाके कंप्लीट होती हैं। तो अपना कमेंट करके और अपना सजेशन दे के ज़रूर बताएं कि आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके कैसी लग रही है। अगर आपका कोई और सजेशन है तो भी हमें बता सकते हैं।
और टेलीग्राम के अंदर आपकी सभी PDF मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ, तो टेलीग्राम से भी जुड़ना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि अपना चैनल भी ग्रो हो सके और धीरे धीरे हम वैल्यूएबल कंटेंट भी आपके साथ में ला सकें। तो चलिए फिर ऐसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए, मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते रहें।